सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक व्याकरण कुंज के पाठ 7 संज्ञा के अंतर्गत आने वाले चौथे टॉपिक कारक के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने पढ़ा कि संज्ञा के रूपों में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है। हम लिंग और वचन के विषय में विस्तार से पहले पढ़ चुके हैं और उसके अभ्यास भी कर चुके हैं। अब इस अध्याय में कारक के विषय में हम पढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। कारक शब्द का अर्थ क्या होता है? कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, यानी कि क्रिया कौन कर रहा है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी किसी भी वाक्य के अंदर जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द, पद का मतलब होता है शब्द, जो प्रयोग होते हैं उनका उस वाक्य में आने वाली क्रिया के साथ क्या संबंध होता है, वो उसे हम कारक कहते हैं। अब इसके एक आपका ब्लॉक दे रखा है, इस ब्लॉक में आपकी इसकी डेफिनेशन दे रखी है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसको कारक कहते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ उदाहरण दे रखे हैं। ये सारे के सारे उदाहरण आपके कारक के हैं। पहला उदाहरण है आपका कमला ने खाना बनाया। दूसरा है मोहन पुस्तक पढ़ता है। तीसरा मैं चाकू से फल काटता हूँ। चौथा माताजी बच्चों के लिए उपहार लाईं। और इसी तरह आपके 4 वाक्य दूसरी साइड पे भी दे रखे हैं। तो आपने देखा कि इन सभी में कारक चिन्ह लगे हुए हैं। तो ये जहाँ जो भी इसमें वर्ड्स हाईलाइट हैं वो आपके हैं संज्ञा शब्द, और संज्ञा शब्द के साथ जो आपका वर्ड लगा है, जो भी आपका चिन्ह लगा हुआ है, वो आपका है कारक चिन्ह। ठीक है, उसी को हम कारक कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दूसरा वाला वाक्य जो है मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें आपका कारक चिन्ह नहीं है। तो ऐसे कई वाक्य होते हैं जिसके अंदर कारक चिन्ह नहीं लगे होते हैं, तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम अब विस्तार में इनके भेदों में पढ़ेंगे। तो अब इसकी देखिए नीचे देखिए आपके कारक के 2 आपके टेबल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो पहले वाले टेबल में आपको दे रखा है 8 कारक के कितने भेद बताए हैं यहाँ पे? 8। तो कारक के आपके 8 भेद हैं, और पहले ब्लॉक में आपके सारे कारक दे रखे हैं और दूसरे में उनका जो भी विभक्ति चिन्ह है, जो भी इनके कारकीय चिन्ह होते हैं कारक के, उसको हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। और विभक्ति चिन्ह या दूसरे शब्दों में इसको प्रसर्ग भी हम कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले है आपका कारक है कर्ता, और कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। दूसरी साइड देखिए विभक्ति चिन्ह लिखे हैं दूसरे वाले ब्लॉक में। तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्ण का विभक्ति चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। उसके बाद संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या है? को और के लिए। अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। और उसके बाद संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। और अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। और संबोधन का विभक्ति चिन्ह क्या है? हे, ओ, अरे। तो अब ये जो आपके कारक के भेद हैं, ये आपको कारक के 8 भेद और उनके विभक्ति चिन्ह आपको अच्छे से लर्न करने हैं। ये विभक्ति चिन्ह के बिना आप किसी भी कारक के भेद को अच्छे से नहीं लर्न कर पाएंगे। उसके बाद आप देखिए सेकंड आपका देखिए सबसे पहले आपको इस पेज के ऊपर क्या दे रखा है? सेकंड पेज पे कर्ता कारक। तो सबसे पहला भेद हमारा है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक, कर्ता शब्द से आपको क्या पता चल रहा है? कर्ता का मतलब काम करने वाला। कर्ता किसको बोलते हैं? काम करने वाला। तो हर एक वाक्य में आपका कर्ता शब्द होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, वाक्य में क्रिया या काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता पद मतलब कर्ता शब्द जो होता है वो प्राय क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। अब आप इसमें 2 चित्र देख रहे हैं।
एक चित्र में बालक नहाता है और दूसरे चित्र में माँ ने दूध दिया है। ये दोनों चित्रों में क्या डिफरेंस है? आप पहले चित्र में देख रहे हैं कि इसमें कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रसर्ग या प्रसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है, खाली लिखा है बालक नहाता है। दूसरे वाले चित्र में आप देख रहे हैं कि उसमें आपका ने विभक्ति चिन्ह लगा है, माँ ने दूध दिया, तो ने जो है वो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि कर्ता कारक का प्रयोग जो होता है वो दो प्रकार से किया जाता है, एक प्रसर्ग रहित और दूसरा प्रसर्ग सहित। तो पहला वाक्य जो आपका है बालक नहाता है, ये आपका प्रसर्ग रहित है। प्रसर्ग रहित का मतलब इसमें आपका प्रसर्ग ने का प्रयोग नहीं किया है। और दूसरे वाक्य में आप देख रहे हैं कि वो प्रसर्ग सहित है, इसके अंदर आपका ने प्रसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा है कि ये दो तरह के वाक्य होते हैं। एक में कई वाक्यों में हमें प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह नज़र आता है और कईयों में कारक चिन्ह नहीं नज़र आता है। तो आप सबसे पहले तो आपको ये मैंने आपको अंडरलाइन करके दिया है, आपको ये ध्यान रखना है कि ने प्रसर्ग का प्रयोग किन वाक्यों में होता है? भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ होता है। आपका ने जो विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? आपका ये ने प्रसर्ग का प्रयोग जो होता है भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ ही होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आपको क्या समझना है कि जहाँ पे आपका प्रसर्ग नहीं लगा होता है तो उसमें आपको कैसे पहचान करनी है कि आपका कर्ता कारक का वाक्य है। तो इसमें आपको जैसे बालक नहाता है, तो इसमें आपको जो मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया आपकी है नहाता है। तो आप नहाता है जो है, इस मुख्य क्रिया के साथ आप कौन प्रश्न लगाकर प्रश्न पूछेंगे, तो जो भी आपको उत्तर मिलेगा वो उत्तर जो होगा वो आपका क्या होगा? कर्ता होगा। जैसे आप इसके साथ प्रश्न लगाएंगे नहाता है के साथ लगाएंगे कौन, तो कौन नहाता है, तो इसका उत्तर आपको क्या मिल रहा है? बालक। तो बालक आपका है आपका कर्ता इस वाक्य में। इसी तरह से आपके देखो बुक के अंदर दो वाक्य और दे रखे हैं। मोहन पढ़ता है, तो इसका आप प्रश्न क्या पूछेंगे? कौन पढ़ता है। जब प्रश्न किया जाए तो उत्तर मिलता है मोहन, तो इसलिए आपका मोहन क्या है? आपका कर्ता है। एक वाक्य आपको और दे रखा है, देखिए एक वाक्य है पिताजी गए थे। कौन गए थे? पिताजी। तो इस वाक्य में पिताजी क्या है? वो कर्ता है। तो इसके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप और देखिए, कर्म कारक से पहले आपको एक डॉट दे रखा है, उसमें आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कभी कभी कर्ता कारक के साथ ने के अलावा को और के द्वारा से प्रसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब ये है इसका कि कई बार आपके कई वाक्य ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे ने के अलावा ने प्रसर्ग है इसका कर्ता कारक का, तो ने विभक्ति चिन्ह के अलावा आपका को और के द्वारा और से, ये इन तीन प्रसर्गों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे आप ये तीन वाक्य देखो लिखे हुए हैं आपके, रमेश को स्कूल जाना है। अब यहाँ पे आप कैसे प्रश्न पूछेंगे? किसे स्कूल जाना है? रमेश को। किसे स्कूल जाना है? रमेश को। तो आपको उत्तर मिल रहा है रमेश को, तो इसलिए आप यहाँ पे आपका कर्ता कारक है। दूसरे वाक्य में है आपका शरारती बच्चों के द्वारा यह काम किया गया है। अब इसमें आप मुख्य क्रिया कौन सी आपकी? काम किया गया है। तो यहाँ आप इसके साथ प्रश्न लगाओगे, किसके द्वारा काम किया गया है? शरारती बच्चों के द्वारा। तो आपने देखा शरारती बच्चों आपको आंसर मिल रहा है, तो ये आपका कर्ता है इसका। मोहन से खाया नहीं गया। किससे खाया नहीं गया? आपका मुख्य क्रिया यहाँ पे क्या है? खाया नहीं गया। तो खाया नहीं गया के साथ आपने क्या प्रश्न लगा के क्या पूछा? किससे खाया नहीं गया, तो आंसर मिल रहा है मोहन से। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल रहा है मोहन से, तो ये आपका कर्ता कारक हो गया। तो आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हम दूसरा कर्म कारक पढ़ते हैं। अब हम दूसरा आपका पढ़ते हैं कर्म कारक। अब कर्म कारक जो होता है इसकी डेफिनेशन देखिए आपकी क्या लिखी है बुक में आपके स्क्रीन पे। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, मतलब किसी भी वाक्य के अंदर जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वो आपका क्या कहलाता है? कर्म। वो क्या कहलाता है? कर्म कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? इसका को। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को।
अब इसमें भी आप दो चित्र देखिए, आपकी बुक में दे रखे हैं कर्म कारक में दो चित्र। एक चित्र में क्या दे रखा है, मनोहर ने चित्र देखा, और दूसरे चित्र में आप क्या देख रहे हो, मेघा ने तोते को मिर्च दी। अब यहाँ भी आप वही देख रहे हैं जैसे अभी आपने ऊपर कर्ता कारक में देखा कि एक वाक्य में आपका प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह लगा था और एक वाक्य में नहीं लगा था। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ भी आपका मनोहर ने चित्र देखा में आपका कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, आपका को। तो आपने देखा कि इस चित्र में को आपका विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है। और दूसरे वाले चित्र में आपका मेघा ने तोते को मिर्च दी, तो यहाँ पे आपका तोते को, यहाँ पे आपका विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आया कि यहाँ भी एक प्रसर्ग कर्म कारक प्रसर्ग रहित है, पहला वाला जो आपका वाक्य है वो कर्म कारक प्रसर्ग रहित है और दूसरे वाक्य में तोते को प्रसर्ग सहित है। ठीक है, अब जिस वाक्य में आपका प्रसर्ग नहीं लगा हुआ है तो उस वाक्य में आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका कर्मकार है। तो यहाँ भी आप वैसे ही प्रश्न पूछोगे। कैसे प्रश्न पूछोगे, मुख्य क्रिया के साथ लगाकर। तो क्या लगाकर पूछोगे, क्या शब्द लगाकर, मुख्य क्रिया के साथ क्या लगाकर आप प्रश्न पूछोगे। कैसे, मनोहर ने, जैसे ये लिखा है पहले चित्र में देखो, मनोहर ने चित्र देखा, तो आपकी मुख्य क्रिया क्या है, देखा। तो आप क्या लिखोगे, क्या देखा। ठीक है, मोहन ने क्या देखा, तो आंसर आपको मिल रहा है चित्र। तो आपको चित्र जो है आपका ये कर्म है, हो गया इस वाक्य में। इसी तरह आपका लास्ट में देखो, एक आपका उदाहरण और दे रखा है लास्ट में आपके, सीता कहानी लिखती है, सीता कहानी लिखती है। अब इस वाक्य में भी आपको विभक्ति चिन्ह जो है वो को नहीं नज़र आ रहा है। इसमें आपको बिना विभक्ति चिन्ह के ये वाक्य दे रखा है, सीता कहानी लिखती है। तो इसमें भी आप वैसे ही, मुख्य क्रिया क्या है इसमें, लिखती है। मुख्य क्रिया क्या है आपकी, लिखती है। तो आप इसका प्रश्न क्या बनाओगे, क्या लिखती है। तो उत्तर में आपको आंसर मिल रहा है कहानी। ठीक है, क्या लिखती है, कहानी। तो आपका आंसर, कहानी जो वर्ड है वो आपका क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका करण कारक के बारे में। इसके बाद हम आपके क्या पढ़ेंगे, तीसरे भेद के बारे में, करण कारक। तो करण कारक जो है, इसका पहले डेफिनेशन देखिए क्या लिखी है बुक में आपकी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो वहाँ करण कारक होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी वाक्य में क्रिया जो हो रही है वो किस चीज़ से हो रही है, मतलब काम किस चीज़ से हो रहा है, उस काम को करने का साधन क्या है, तो वो जो होता है वो आपका करण कारक होता है। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से और के द्वारा। अब इन दोनों चित्रों में आप क्या देख रहे हो, करण कारक के दो चित्र जो दे रखे हैं। एक पहला चित्र में आपका दे रखा है, माँ चाकू से फल काटती है, माँ चाकू से फल काटती है। और दूसरे वाक्य में क्या दे रखा है, वह बस द्वारा घर जाता है, वह बस द्वारा घर जाता है। तो आपने देखा कि पहले वाक्य में क्या है कि फल काटने की क्रिया किससे हो रही है, फल को काटने की काम किससे हो रहा है, चाकू से। तो चाकू से जो है ये आपका करण कारक है। उसके बाद दूसरे वाक्य में आप क्या देख रहे हो कि वह कैसे घर जाता है, घर जाने का काम कैसे हो रहा है, बस के द्वारा। घर जाने का काम मतलब क्रिया को कैसे किया जा रहा है, बस द्वारा। तो इसलिए आपका ये बस द्वारा जो है, बस द्वारा, ये आपका यहाँ पे करण कारक है। उसके बाद आपका है संप्रदान कारक। अब ये जो संप्रदान कारक है, इस शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि संप्रदान का मतलब होता है किसी चीज़ को देना। संप्रदान का मतलब होता है किसी को कुछ देना, जिसके लिए, अब इसकी डेफिनेशन बुक में क्या दे रखी है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, ऐसा बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम रूपों को संप्रदान कारक कहते हैं। अब इसका विभक्ति चिन्ह का आपको समझ आ गया कि जिन वाक्यों को पढ़ के आपको किसी चीज़ का देने का बारे में पता चलता है कि कुछ चीज़ दी जा रही है, ठीक है, तो वहाँ आपका संप्रदान कारक होता है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, को और के लिए। अब इसके उदाहरण देखिए, चित्र देखिए, आपके चित्र में जो उदाहरण दे रखे हैं कि एक लड़की जो है वो क्या दे रही है,
भिखारियों को भोजन दे रही है। तो आप इसमें क्या लिखा है, भिखारियों को भोजन दो। तो आपने देखा यहाँ पर लड़की जो है वो देने का काम कर रही है, भोजन देने का काम कर रही है। तो इसमें विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है को, तो यहाँ पे आपका संप्रदान कारक है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो चित्र में, रोगी के लिए दवाई ले आओ। तो अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कुछ लाने के बारे में कुछ बात करी, किसी को रोगी के लिए दवाई लाने के बारे में बताया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे भी आपको कुछ देने के बारे में बात हो रहा है, तो इसलिए संप्रदान कारक है यहाँ पे भी। अब आप कहेंगे कि आपका कर्म में भी आपका विभक्ति चिन्ह को है और संप्रदान कारक में भी आपका विभक्ति चिन्ह को है। तो आपको कैसे पता चलेगा बेटा कि आपको यहाँ पे जिस वाक्य, आपको मान लो वाक्य दे रखे हैं और उसके अंदर आपको दे रखा है कि आपको भेद बताना है, तो आपको कैसे पता चलेगा दोनों वाक्यों में से? कर्म कारक के जो वाक्य होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि क्रिया का जो आपका शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, मतलब वाक्य के अंदर जिस शब्द के ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो आपका कर्म कारक होता है। और जो आपका संप्रदान के अंदर जो आपका विभक्ति चिन्ह को लगा है वो उसमें आपको देने का भाव पता चलता है। मतलब किसी चीज़ को, संप्रदान का मतलब होता है किसी चीज़ को देना, ठीक है। जिस वाक्य से आपको किसी को कुछ देने के बारे में पता चलता है वो आपके संप्रदान कारक के वाक्य होते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका दोनों का, जबकि विभक्ति चिन्ह दोनों का क्या है, सेम ही है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखिए, अब आपका अपादान कारक देखिए, ठीक है। अपादान कारक में आप क्या करेंगे, अपादान कारक की पहले डेफिनेशन देख लीजिए आप। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। और इसमें और भी कई चीज़ों का बोध होता है, जैसे डरने का भाव पता चलता है हमें, और जैसे शर्माने का भाव पता चलता है, और सीख या तुलना का भाव पता चलता है। तो इन सब चीज़ों के, बहुत सी चीज़ों के बारे में अपादान कारक के अंदर हमें पता चलता है। मतलब कि इसके जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों से आपको बहुत सारी चीज़ों का बोध होगा, जैसे किसी चीज़ का अलग होना, जैसे किसी डरने का भाव प्रकट होता है इसमें, इन वाक्यों में शर्माने का भाव प्रकट होता है, किसी चीज़ की सीख देने का भाव प्रकट होता है, किसी चीज़ की तुलना का भाव प्रकट होता है। तो ये मैंने आपको, देखो ये आपको मैंने खुद अपनी राइटिंग में भी ये सारे भाव बताए हैं। आपकी बुक में खाली एक ही भाव बताया गया है, अलग होने का भाव, किसी चीज़ का किसी चीज़ से अलग होने का भाव बताया गया है। लेकिन मैंने आपको ये और भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं कि इसमें इन वाक्यों से आपको और भी कई चीज़ों के बारे में पता चलता है, डरने का भाव, शर्माने का भाव, सीख या तुलना का भाव। तो अब इसमें आप देखो दो चित्र आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला चित्र आपका क्या है, पेड़ से फल गिरते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पेड़ से फलों के अलग होने की क्रिया का भाव पता चल रहा है। इसमें आपको क्या पता चल रहा है, पेड़ से फल अलग हो रहे हैं, मतलब अलग होने का भाव पता चल रहा है। दूसरे में क्या है, हम स्टेशन से आते हैं। तो जब आप स्टेशन से आते हैं तो उसमें आप स्टेशन से अलग होने का भाव पता चल रहा है इसमें भी, कि आप स्टेशन से अलग हो रहे हैं। उसके बाद आपको मैंने जो आपको वाक्य लिख के दिए हैं, देखो एक तो मैंने आपको दिया है राम मोहन से लंबा है, ठीक है। राम मोहन से लंबा है, तो आपने ये देखा कि यहाँ पे विभक्ति चिन्ह से लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वाक्य को पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है, तुलना की जा रही है, ठीक है। राम और मोहन की आपस में तुलना की जा रही है, उनकी लंबाई की। तो इसलिए यहाँ पर आपका तुलना का भाव है, तो इसलिए आपका अपादान वाक्य है, आपका अपादान कारक का वाक्य है। उसके बाद एक उदाहरण मैंने आपको और दे रखा है, मैं शेर से डर गया। मैं शेर से डर गया, तो यहाँ भी इस वाक्य में भी आपको डरने का भाव पता चल रहा है, तो इसलिए यह अपादान का वाक्य है, ठीक है। अब इसके बाद आपका सिक्स्थ आपका भेद है संबंध कारक। सिक्स्थ भेद आपका कौन सा है, संबंध कारक। अब संबंध कारक, जैसे कि आपको संबंध वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें रिलेशन की बात हो रही है, किसी चीज़ का किसी चीज़ से रिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन आप देखिए क्या लिखी है, शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध ज्ञात होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। मतलब उनके आपस के संबंध के बारे में पता चलता है हमें। इसके कारक चिन्ह कौन से हैं, का, के, की, रा, रे, री, ठीक है। इसके अलावा हमने अभी पहले टेबल में पढ़ा था, ना, ने, नी भी है इसका विभक्ति चिन्ह, ठीक है। अब इसमें आप देखिए दो चित्र दे रखे हैं, मोहन का भाई आया है,
अब मोहन का भाई, अब यहाँ पे आपस में मोहन और भाई का आपस में रिलेशन दिखाया जा रहा है, और इन रिलेशन दिखाने वाला वर्ड कौन सा है इसमें? आपका रिलेशन दिखाने वाला विभक्ति चिन्ह क्या लगा है इसमें? का। तो ये का विभक्ति चिन्ह जो है ये आपका संबंध कारक है। उसके बाद है कनिका नेहा की सहेली है। नेहा की सहेली, अब नेहा का उसकी क्या रिलेशन बताया जा रहा है कि वो उसकी सहेली है, कनिका नेहा की। तो इसमें आपस में रिलेशन वर्ड किसके के द्वारा शो हो रहा है? कौन से विभक्ति चिन्ह के द्वारा? की के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या है? संबंध कारक है। तो ये आपको बेटा अच्छे से समझ आ गए, अपादान कारक और संबंध कारक। इसके बाद आपका आता है अधिकरण कारक। इसके बाद कौन सा आ रहा है आपका? अधिकरण कारक। अभी आप देखो अधिकरण कारक की डेफिनेशन क्या है। अधिकरण का अर्थ है आधार। आधार किसको बोलते हैं? किस चीज़ का? बेस। ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो कि क्रिया का आधार क्या है, उसका बेस क्या है, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। अब इसके देखिए दो वाक्य आपकी बुक में क्या दे रखे हैं? दो वाक्य देखिए आपकी बुक में। इस विद्यालय में 4000 छात्र पढ़ते हैं। इस विद्यालय में 4000 छात्र पढ़ते हैं। उस मेज पर अनेक वस्तुएं रखी हैं। उस मेज पर अनेक वस्तुएं रखी हैं। तो आप इसमें तो विभक्ति चिन्ह आपको दिख ही रहा है कि इसमें में लगा है, और दूसरे वाले वाक्य में आपका, पहले वाक्य में आपका विभक्ति चिन्ह में है, दूसरे वाले में पर है। तो इससे आपको पता चल गया कि आपका अधिकरण कारक का वाक्य है। उसके बाद आप देखो आपका दे रखा है संबंध कारक। उसके बाद क्या दे रखा है आपका? संबंध कारक। संबंध कारक की डेफिनेशन क्या है? संबोधन कारक है ये। संबोधन कारक की डेफिनेशन क्या दे रखी है? संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि इसमें संज्ञा के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि किसी को संबोधित किया जा रहा है, किसी को संबोधन कर रहे हैं हम, तो उसमें हम संबोधन कारक होता है। और उसमें चिन्ह क्या लगता है? हे, अरे। कौन कौन से चिन्ह लगते हैं अपने इसमें? हे और अरे। और इसकी एक पहचान और भी है कि इसके साथ आपकी एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है। ठीक है। उसके बाद इसका उदाहरण देखिए, चित्र में क्या उदाहरण दे रखा है? हे ईश्वर, हम पर दया करो। तो आपने देखा ईश्वर जो आपका संज्ञा शब्द है उसके साथ आपका हे वर्ड लगा रखा है, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन भी लगा रखा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चित्र में आप क्या देख रहे हो? अरे लड़के। अब अरे वर्ड भी आपका संबोधन कारक के चिन्ह है आपका, और उसके बाद लड़के के साथ एक्सक्लेमेशन साइन भी है। तो एक पहचान आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन साइन की भी है, और आपका हे और अरे और ये आपके विभक्ति चिन्ह भी लगे होंगे। तो ये आपका ये हो गए आपके 8 कारक, सारे इसके भेद हो गए। तो ये आपने सबने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसमें आपको एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी, कर्म कारक और संप्रदान कारक के बीच में अंतर। ये आप देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, और ये मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा भी चुकी हूँ। फिर से भी दोबारा से एक बार आप फिर से देख लो इसको। दोनों कारकों में को प्रसर्ग आप देख रहे हो, दोनों ये जो हमारे कर्म और संप्रदान कारक हैं, इन दोनों का विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। तो संप्रदान कारक में देने का भाव प्रमुख होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। ठीक है। क्रिया के मतलब कि जो आपका दूसरा जो संप्रदान कारक होता है उसमें तो देने का भाव है, और कर्म कारक में क्या होता है कि क्रिया का जो प्रभाव, जिस शब्द के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो आपका कर्म कारक होता है। ठीक है। अभी इनके दोनों के वाक्य आपको अलग अलग दे रखे हैं आपकी बुक में। देखिए, दादाजी ने गरीबों को भोजन दिया। अब यहाँ पे देने का भाव है, अंडरस्टूड ही है आपको। उसके बाद नेक्स्ट आपका वाक्य है राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब इसमें आप देख रहे हो कि इसमें क्रिया का प्रभाव किस शब्द पर पड़ रहा है? किसको मारा? रावण को। क्रिया का प्रभाव किस के ऊपर पड़ रहा है? किसको मारा? रावण को। तो आपका रावण जो है वो आपका क्या है? कर्म कारक है। तो आप ये इस वाक्य का कर्म भी है। उसके बाद नीचे आप देखिए दो चीज़ों का डिफरेंस और भी दे रखा है। वो क्या है? करण कारक और अपादान कारक में अंतर। दोनों कारकों में से प्रसर्ग का प्रयोग किया गया है।
दोनों के आपके क्या प्रसर्ग हैं, दोनों के विभक्ति चिन्ह क्या हैं आपके से। अब ये भी मैंने आपको साथ ही बता दिया था कि जो आपका करण कारक जो होते हैं उसके वाक्यों की पहचान क्या है, कि उसमें आपको वाक्यों को पढ़ के पता चलेगा कि क्रिया का साधन क्या है, क्रिया को करने का सोर्स क्या है, ठीक है। और जो अपादान कारक है उसमें आपको ये मैंने अभी समझाया कि आपको इसमें बहुत सारे वाक्यों को पढ़कर बहुत सारे भाव प्रकट होते हैं। शर्माने का भाव प्रकट होता है, डरने का भाव प्रकट होता है, अलग होने का भाव प्रकट होता है, किसी की तुलना का भाव प्रकट होता है, सीख का भाव प्रकट होता है। तो ये आपको देखो, आपको बहुत सारे वाक्य आपको अपादान कारक के दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला वाक्य तो आपका दे रखा है, देखो डिफरेंस दोनों का, करण कारक का और अपादान कारक का डिफरेंस दे रखा है। इस वाक्य में लिखा है मैं कलम से लिखता हूँ। तो आपको लिखने का काम किससे हो रहा है? कलम से। तो इसलिए क्रिया को करने का साधन जो है वो कलम है। तो इसलिए आपका क्या है, साधन क्या है आपका? कलम। तो ये आपका क्या हो गया? करण कारक। दूसरे वाक्य में आप क्या देख रहे हो? पेड़ से पत्ते झड़ते हैं। अब यहाँ पे पत्ते झड़ने की मतलब पेड़ से पत्ते जो हैं वो अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पे अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए ये आपका है अपादान कारक। क्या है? अपादान कारक। अब नीचे देखिए, जो मैंने अभी आपको बहुत सारे भाव बताए थे, डरने का भाव, शर्माने का भाव, सीख का भाव और लज्जाने का भाव, ये सारे आपके यहाँ पे वाक्य दे रखे हैं अलग अलग। सबसे पहला वाक्य क्या है आपका? जहाँ से कोई आरंभ किया जाए, मतलब जहाँ से कोई चीज़ आरंभ की जाए उसमें भी आपका से लगता है। जैसे कल से 1 दिवसीय मैच आरंभ होगा, तो यहाँ पे जो से लगा है, यहाँ से कोई चीज़ आरंभ हो रही है, ठीक है ना, कि कोई चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है, तो वहाँ पे आपका से जो लगता है वो अपादान कारक का वाक्य होता है। उसके बाद दूसरा वाक्य है जिससे डर लगने का भाव प्रकट हो। राम शेर से डर गया। अब यहाँ पे डरने का भाव है तो इसलिए अपादान कारक है। तीसरे में आपका क्या भाव प्रकट हो रहा है? तुलना का भाव प्रकट होता है। अमेरिका भारत से बड़ा है। अब यहाँ पे तुलना हो रही है दोनों देशों की, तो ये से जो लगा ये आपका अपादान कारक का वाक्य है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, आप जिससे विद्या प्राप्त की जाए। अब जिससे विद्या प्राप्त की जाए मतलब छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ सीख दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद पांचवा है आपका जिससे पॉइंट है पांचवा, जिससे लज्जा का भाव प्रकट हो। लज्जा का भाव प्रकट होने का मतलब क्या है? जिसमें आपको शर्माने की क्रिया, बहू ससुर से लज्जाती है, तो ये आपने देखा कि यहाँ पर आपका शर्माने का भाव प्रकट हो रहा है। तो बेटा ये मैं आशा करती हूँ कि ये आपको सारे के सारे आपको कारक के सभी भेद आपको समझ आ गए होंगे।